चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने समुच्चय पर आधारित संपूर्ण उसके प्रकार तथा जितने भी उसके एग्जाम्पल तथा एनसीईआरटी बेस पे जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी हमने कर लिए थे। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज चैप्टर 2 की, जो है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, जिसके 3 पार्ट हैं, 2.1, 2.2 और 2.3। विविध प्रश्नावली इसके जस्ट बाद में है, जिसमें संबंध एवं फलन पर आधारित चैप्टर है। इसके प्रत्येक क्वेश्चन तथा एग्जाम्पल एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, इस आधार पर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2.1 में दे रखा है भाई इस समुच्चयों का कार्तीय निरूपण, इसके बारे में दिखाया जा रहा है 2.1 में। 2.2 में है रिलेशन क्या होता है, प्रांत, रेंज, इनके बारे में, संबंध के बारे में 2.2 में बताया जा रहा है। 2.3 में वो फंक्शन के बारे में बात करेगा आपसे। 2.3 में फंक्शन के बारे में बात करेगा और इसके बाद में विविध उदाहरण, जो सभी का मिला जुला रूप है, सभी मिक्सिंग क्वेश्चन है, विविध प्रश्नावली है, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई संबंध एवं फलन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समुच्चय के बारे में हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया था, क्योंकि समुच्चय की यहाँ पे आवश्यकता होगी। आगे बात करते हैं संबंध एवं फलन। संबंध होता क्या है? जिस प्रकार मैं बात करूं कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत से संबंध होते हैं, जिससे पिता पुत्र का हो गया, माता पिता का हो गया, भाई बहन का हो गया, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे संबंध होते हैं। जैसे मैं बोलना चाहूं कि एल एम का उपसमुच्चय है, एल रेखा एल एम के समांतर है, या एल एम से छोटा है। इस प्रकार मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे संबंध होते हैं। उन संबंधों का अध्ययन करने के लिए कि किस प्रकार के संबंध होते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन किस प्रकार से होती है, उन संबंधों का अध्ययन करने के लिए हम संबंध एवं फलन चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं भाई कि संबंध होता क्या है। संबंध होता है कि आर यानी कोई भी संबंध है, उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। आर ए क्रॉस बी का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। इस चैप्टर में हम यह भी अध्ययन करेंगे कि भाई युग्म कैसे बनाए जाते हैं, उन युग्मों के बीच जो दो एलिमेंट दिए हुए होंगे युग्मों में, उन एलिमेंटों में किस प्रकार से संबंध होता है, यानी वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं, और कुछ विशेष संबंधों के आधार पर वो किस प्रकार से फलन होते हैं। तो ये चीज भी अध्ययन करेंगे। तो मैंने बोला कि भाई युग्म, मैंने बोला कि कोई भी युग्म, चलो अब ये तो नोट करने वाली चीज है। युग्म मैंने बोला, युग्मों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि दो एलिमेंट होंगे यानी युग्म बनाएंगे, तो उन एलिमेंटों के बीच में हम संबंध का अध्ययन करेंगे। तो किस प्रकार से युग्म बनाएंगे, सबसे पहली चीज कि युग्म क्या है, और दूसरी चीज कि भाई संबंध में दे रखा है कि कोई भी समुच्चय, कोई भी हमारे पास दो समुच्चय दे रखे हैं ए तथा बी, तो समुच्चय ए संबंध बी यानी ए बी पर किस प्रकार से संबंधित होगा, यानी जो संबंध होगा ना, वो रिलेशन होगा, वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। ये क्या है? इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। पर वो संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, तो हमें सबसे पहले तो हमें यह फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई ए क्रॉस बी क्या होता है। ये चीज भी तो देखना जरूरी है ना कि ए क्रॉस बी होता क्या है। तो ए क्रॉस बी को समझने के लिए हमें करना क्या है? हमारे पास दो चीज होगी। पहली चीज तो ये है कि अगर मैं भी आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मुझे भी ये समझ में नहीं आता कि भाई मैं युग्म क्यों बोल रहा हूँ और भाई मैं ए क्रॉस बी क्या बोल रहा हूँ। ये चीज पता होनी चाहिए। ये चीज पता होगी तब हम संबंध को जान पाएंगे कि इन युग्मों के जो अंदर एलिमेंट दे रखे हैं दो, उनमें किस प्रकार से संबंध लागू हो रहा है, या आगे किस प्रकार से डोमेन, रेंज, फंक्शन, वो तो आगे की चीजें हैं। हाँ, मैं एक चीज और बता रहा था आपको कि भाई संबंध है ना यहाँ पे, तो संबंध में आपको समतुल्य, समित, संक्रामक और प्रतिसमित, इनका जो अध्ययन है वो 12वीं क्लास के चैप्टर फर्स्ट में अध्ययन होगा। जो इस चैप्टर 2 के कंप्लीट होने के बाद में 12वीं क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जिनमें संबंध है, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय, फलन वगैरह, फंक्शन वगैरह, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो यानी संबंध का बेसिक आप यहाँ से अध्ययन करो, और संबंध का डीप है जहाँ पे उनके प्रकार है, उनका अध्ययन हम आगे करेंगे। यहाँ पे तो प्रांत और परिसर के बारे में ही चर्चाएं होंगी। आगे फलन के 2.3 है, तो उसमें फलन के प्रकार जैसे सम फलन,
ये इन पर बहु चरघातांकी फलन, इन फलनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पर हाँ, हमारा वापस टॉपिक पे आओ, क्या था कि ए क्रॉस बी क्या होता है और युग्म क्या होता है, इन चीजों को समझना है। तो सबसे पहले बात करूं मैं कि भाई ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी पता भी तो होना चाहिए ना हमें कि ए क्रॉस बी होता क्या है। ए क्रॉस बी होता है समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। जो 2.1 अभ्यास है आपका, वो इसी पे आधारित है कि भाई कैसे युग्म बनाते हैं हम, यानी कैसे कार्तीय गुणनफल निकालते हैं। यह है समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। हमारा 2.1 स्टार्ट हो रहा है। 2.1 में है भाई कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो मैं बात करना चाहूं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होता क्या है। सबसे पहली चीज तो यही है कि भाई समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होता क्या है। यानी मेरे पास कोई भी दो सेट दे रखे हैं, मान लो मेरे पास कोई भी दो समुच्चय ए तथा बी है, तो समुच्चय के कार्तीय गुणनफल को हम ए क्रॉस बी के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? ए क्रॉस बी के द्वारा दर्शाते हैं। जहां जो आपका ए क्रॉस बी होगा वो सभी कर्मित युग्मों, सभी कर्मित युग्म, जैसे एक्स वाई दे रखा है मेरे पास कोई भी कर्मित युग्म है, उसका क्या होगा? समुच्चय होगा। जहां जो x है वो a में बिलोंग करेगा तथा y b में बिलोंग करेगा। जो भी दो सेट दे रहेंगे रखे होंगे हमारे पास a और b, समझो समुच्चय के कार्तीय गुणनफल। सबसे पहली चीज समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। अब कर्मित युग्म में इसमें बात आएगी कर्मित युग्म में। अब वो कर्मित युग्म में मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल के माध्यम से कि भाई कैसे युग्म, यानी जो दोनों चीजें हैं वो मिली जुली रूप है। इन दोनों चीजों को अगर आप समझ लोगे तो रिलेशन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं समुच्चयों का कार्तीय निरूपण। क्या होता है समुच्चयों का कार्तीय निरूपण? समुच्चयों का कार्तीय निरूपण। समुच्चयों का कार्तीय निरूपण फाइंड आउट, यानी कार्टेशियन फॉर्म में इसका फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि हमें समझना होगा कि इसे किस आधार पर दर्शाया जाता है। जैसे ए क्रॉस बी ऐसे दर्शाया जाता है इसको, यानी कि मैं लिखना चाहूं, इसकी डेफिनेशन में लिखना चाहूं कि माना कोई दो सेट दे रखे हैं ए तथा बी, तब समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी के द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। ठीक है, ए क्रॉस बी के द्वारा दर्शाया जाता है। जहां ए क्रॉस जो बी होता है सभी कर्मित युग्मों x y का क्या होता है? समुच्चय होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, समुच्चय होता है जहां जो कर्मित युग्म एक्स वाई दे रखा है, x बिलोंग्स टू ए, x a में बिलोंग करेगा तथा y बिलोंग्स टू b, y b में बिलोंग करेगा। ये वाली चीज है। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये तो भाई कार्तीय गुणनफल की या कार्तीय निरूपण की क्या है? डेफिनेशन है। समुच्चय का कार्तीय निरूपण है, समुच्चय का कार्तीय निरूपण। ठीक है, अब देखो आप यहां से कैसे क्या होगा। अब मैंने जो ये डेफिनेशन लिखी, इसमें देखो एक चीज तो मैंने बताया कि एक तो युग्म को इस प्रकार से दर्शाया जाता है एक्स वाई। अब युग्म बनाते कैसे हैं? जब आप उनका कार्तीय गुणनफल करोगे तभी वो युग्म बनेंगे, अब बनते कैसे हैं युग्म, उनकी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं कि भाई मेरे पास ए क्रॉस बी कोई कार्तीय गुणनफल दे रखा है। अब कार्तीय गुणनफल या निरूपण, तो इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? जैसे मेरे पास समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है कि एक्स वाई, कर्मित युग्म में रूप में लिख दिया कि मेरे पास कोई एक्स वाई है जहां x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं?
समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। अब ए क्रॉस बी को समझने से पहले एक चीज समझो कि मैं बताना चाहूंगा यहाँ से आपको कि हमारे पास कोई भी सेट ए दे रखा था, ए बी, ठीक है, समझो मेरे पास कोई दूसरा सेट बी दे रखा था 1, मैं सिंगल सेट मान लेता हूँ 1, ओके, सिंगल टर्म सेट। तो यहाँ से देखो आप कि मैं ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूँ। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा भाई, निकालो कि इसका एलिमेंट इसके साथ क्रमिक युग्म में लिखो A1, देखना है यहाँ से, बी वाला लिखो B1, अब फिर इसको पूरे को क्या बना दो, समुच्चय। इस प्रकार से हम लिखते हैं, क्रमिक युग्म के रूप में लिखते हैं। युग्म ये है पूरा, इसको क्रमिक रूप में लिखना है आपने, ए क्रॉस बी को, ए को 1 के साथ, बी को 1 के साथ, ठीक है। इस प्रकार से ये क्रमिक युग्म है, जहां इसका x, ये दो है इसके, इस युग्म का x क्या है a, इस युग्म का x क्या है b, इसका x बिलोंग्स टू a, क्या इसका x a बिलोंग करता है a में, बिल्कुल करता है। क्या इसका x b बिलोंग करता है, हाँ बिल्कुल a से है। इसका y क्या b से है, हाँ बिल्कुल इससे है। इसका y क्या b से है, हाँ बिल्कुल है। ये इसकी डेफिनेशन है और इसी पे आधारित इसमें सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल है। इसमें जो ये x है वो हमेशा डोमेन को शो करता है, इसका जो y है हमेशा रेंज को शो करता है। जो हम रिलेशन जो 2.2 है उसमें इसको विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अब इसके एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल और क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको कि समुच्चय का कार्तीय गुणनफल या निरूपण किस प्रकार से करते हैं। देखो मैंने बताया आपको कि मेरे पास कोई एग्जांपल है, सपोज करो अपन को निकालना है ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणनफल निकालना है। मेरे पास कोई भी सेट ए दे रखा था ए बी, ठीक है, मेरे पास कोई भी सेट बी दे रखा था 1 2। आपको वैसे समझ में ना आए हो तो मैं वापस एग्जांपल लेके बता रहा हूँ इस चीज को। देखो अब मेरे को निकालना क्या है, यहाँ से ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए भाई इसका फर्स्ट एलिमेंट लो, ए लिया, इसका फर्स्ट लो 1 लिया, इसके फर्स्ट के साथ उसका सेकंड लो, ले लिया जी, ठीक है। अब इसके फर्स्ट के साथ इसका सेकंड लो, ले लिया ना इसका, उसके सेकंड के साथ इसका फर्स्ट लो, उसके सेकंड दे रखा है हमारे पास बी, बी के साथ फर्स्ट लो, बी के साथ उसका सेकंड लो और पूरे को समुच्चय लिख दो। ये तो डेफिनेशन थी कि भाई सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय ही ए क्रॉस बी कहलाता है। क्रमिक युग्म मैंने बताया दिया कैसे लिखते हैं भाई, उसका पहला, उसका पहला, उसका पहला, उसका सेकंड, और जो ये है फर्स्ट टर्म वो हमेशा x को शो करती है और जो सेकंड टर्म है वो हमेशा y को बिलोंग करती है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समुच्चय का कार्तीय गुणनफल ज्ञात करते हैं। देखो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, वो मैंने बता दिया आपको सबको कि x और y के रूप में हम कोई भी युग्म लिखेंगे जहां x डोमेन को शो करेगा तथा y रेंज को शो करेगा। तो अब एनसीईआरटी बेस पे जितने भी एग्जांपल तथा क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। देखो 2.1 को स्टार्ट करने से पहले हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। समुच्चय का कार्तीय गुणन है, कार्तीय गुणन, ठीक है। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या है। फर्स्ट एग्जांपल है भाई हमारे पास कि कोई भी दे रखा है आपके पास x + 1 एंड y - 2, ठीक है, o इक्वल दे रखा है 3 1। हमें x y क्या करना है, मान याद करना है, ठीक है। क्रमिक युग्म समान है। अब जब क्रमिक युग्म समान है तो इसके संगत होंगे, इसके बराबर होंगे, यानी इसका x उसके x के इक्वल होगा, इसका y उसके y के इक्वल होगा, x + 1 = 3। आप समझ चुके होंगे, y - 2 = 1, यानी ये x की टर्म को शो करता है, ये y की टर्म को शो करता है, ये x की टर्म को, ये y की टर्म को। जब इनके क्रमिक युग्म समान है तो इनके मान तो इक्वल होंगे ही होंगे। x क्या आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा एग्जांपल फर्स्ट सोल्व होता है। एग्जांपल सेकंड क्या है, सेकंड बोल रहा है कि भाई हमारे पास कोई भी p दे रखा है,
पी क्या दे रखा है, देखो यहाँ से ए बी सी, ठीक है। क्यू दे रखा है हमारे पास क्या, आर दे रखा है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी क्रॉस क्यू तथा क्यू क्रॉस पी ज्ञात कीजिए। हमें फाइंड आउट करना है पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी, ओके। अब हमें बाद में सिद्ध भी करना है कि क्या दोनों के कार्तीय गुणन समान है। आप क्रमिक युग्म में रूप में लिखोगे और p क्रॉस q करोगे तो आपके पास x y था, अब q क्रॉस p करोगे तो आपके पास y x एंड y वाली टर्म x की जगह आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो वो वैसे इक्वल नहीं होगा। सॉल्व करके देखते हैं इस चीज को। p क्रॉस q निकालो आप यहाँ से। जब आप यहाँ से p क्रॉस q निकालते हो, क्या करते हो, p क्रॉस q कैसे निकालते हैं p क्रॉस q, p क्रॉस q निकालते हैं। देखो जैसे हमारे पास एबीसी दे रखा है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, एबीसी, यानी क्रमिक युग्म में लिखो इसको ए को आर के साथ, ठीक है, बी को आर के साथ, ठीक है, सी को आर के साथ, ओके। पूरे का समुच्चय बना दो। ये हमारे पास क्या आ गया, p क्रॉस q आ गया, ओके। q क्रॉस p लगा बनाओ, q क्रॉस p बनाओगे आप तो r को a के साथ, r को b के साथ, r को c के साथ, ये क्रमिक युग्म के रूप में लिख दिया। क्या ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल है, क्या p क्रॉस q q क्रॉस p के इक्वल है। आपको दिख रहा है यहाँ पे x a को शो कर रहा है, यहाँ पे x r को शो कर रहा है, कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे x b को शो कर रहा है, यहाँ पे x r को शो कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। यानी उसका x किसी और चीज को शो कर रहा है, इसका x किसी और चीज को। हाँ, तुल्य समुच्चय अलग चीज होती है, समान समुच्चय अलग चीज होती है, जो मैंने आपको समुच्चय में समझाया था। तुल्य समुच्चय में हम एलिमेंट की संख्या को देखते हैं कि भाई कितने एलिमेंट हैं इसमें। हाँ, तो इसमें 3 एलिमेंट है, उसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है भाई, तुल्य समुच्चय। पर समान समुच्चय फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि उसमें समुच्चय है, वो समुच्चय संख्या नहीं देखेंगे, उन समुच्चय के एलिमेंट देखेंगे। क्या वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट उस दूसरे एलिमेंट में है, वो चीज देखनी पड़ती है। तो ये क्या है, एक तरीके से इक्वल नहीं है। आगे आपका दूसरा एग्जांपल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे देखो आपका थर्ड जो एग्जांपल है वो क्या है। थर्ड एग्जांपल देखो यहाँ से कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी समुच्चय दे रखा है 1 2 3, ठीक है, ओके। अब b क्या दे रखा है, यहाँ से b देखो आपके पास दे रखा है 3 और 4, ओके। c दे रखा है आपके पास 4 5 6, ओके। आपके पास c क्या दे रखा है, 4 5 6 दे रखा है। करना क्या है, हमें फर्स्ट देखना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। हमें फर्स्ट प्राप्त करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। सबसे पहले देखो b इंटरसेक्शन c में कॉमन पार्ट क्या है, 4 है, ठीक है, ये 4 है। अब यहां से देखो b क्या है, a क्या है आपके पास 1 2 3, आपके पास क्या है 1 2 3, ये क्या दे रखा है, ये सेट दे रखा है, ओके। अब इसको आपका क्रॉस करना है, कैसे करोगे, 1 4 2 4 3 4, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। जैसे फर्स्ट वाला किया था ना, फर्स्ट सेकंड वाला, उसी प्रकार से ये हो जाएगा। a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, जहां से हम b इंटरसेक्शन c का मान प्राप्त करेंगे जो 4 है, और 1 2 3 यहाँ पे है। यानी इस समुच्चय a समुच्चय b का क्रॉस यानी गुणनफल ज्ञात करें, कार्तीय गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई क्रमिक युग्मों के रूप यानी सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय बनाना पड़ेगा। तो क्रमिक युग्मों का समुच्चय बनाया है जहाँ पे ये x को शो करता है, ये y को, ये x को, ये y को, ये x को, ये y को। जो फर्स्ट x है वो डोमेन है, y क्या है इसकी रेंज है। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, थर्ड का फर्स्ट हो गया। आगे देखो थर्ड का जो सेकंड है वो क्या बोल रहा है, थोड़ा स्पीडली हो जाए तो ठीक रहेगा। सेकंड क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ओके। अब करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, a क्रॉस b निकालो। क्या करोगे, a क्रॉस b निकालोगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ से, ये वाला करके आपका जो थर्ड है वो भी सेम इसी तरीके से होगा। देखो a क्रॉस b निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्रमिक युग्मों के रूप में लिखना पड़ेगा और उन्हें समुच्चय बनाना पड़ेगा। करेंगे क्या, 1 2 3 को
3 4 से क्या करो, क्रॉस यानी इसका काटती है, गुणन करो। ठीक है, करते हैं। 1 का 3, 2 का 3, 3 का 3। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखो, फिर 3 से देखो। अब 3 से 3 किया आपने, अब 1 2 3 को 4 से करो। 1 4 2 4 3 4, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये मैंने क्या लिख दिया, a क्रॉस b का रूप लिख दिया। अब मैं a क्रॉस c का रूप लिखूंगा, तो सोचो एक बार मेरे पास, क्या a क्रॉस c में 1 4 आ रहा है? 1 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, a क्रॉस c निकालो यहाँ से। चलो निकालते हैं यहाँ से, a क्रॉस c निकालो। a क्रॉस c निकालेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास एक तो प्राप्त होगा 1 4 2 4। ठीक है, आगे हो जाएगा 3 4, यानी इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 2 4। एक रो सी निकाले ना, 2 4 हो गया, 2 4 हो गया। 1 5 लिखो, 1 5 2 5 2 6। आगे लिखो 3 4, अरे 3 6 लिखो यार, सॉरी 3 6 हो गया। 1 6 2 6, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब देखो इसमें कॉमन वाला पार्ट देखो आप, ऐसे a क्रॉस c वाला पार्ट ये है, a क्रॉस b वाला पार्ट ये है। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है इसमें, यानी ये एक पूरा समुच्चय है, ये भी एक पूरा समुच्चय है और ये भी एक पूरा समुच्चय। देखो इसमें 1 4 है, हाँ बिल्कुल 1 4 कॉमन आएगा। 2 4 है, बिल्कुल 2 4 कॉमन आएगा। 3 4 बिल्कुल कॉमन आएगा। ओके, इसके अलावा देखो 3 3 नहीं है, 2 3 नहीं है, 1 3 नहीं है। अब इसमें देखो आपके पास आ क्या रहा है, आपके पास आ रहा है इसका, देखो 1 4 2 4 3 4, 1 4 2 4 3 4, यानी हम कॉमन वाला पार्ट निकाल रहे थे, तो वो एक क्रॉस सी एक अलग समुच्चय है, एक क्रॉस बी एक पूरा अलग समुच्चय है। इनमें जो कॉमन पार्ट है यानी कॉमन एलिमेंट है, उनको हमें लिखना था, जो 1 4 2 4 3 4 है। इस प्रकार से आपको समझना है, बुक साथ में रखना है, बुक से पता चल जाएगा आपको। ये आपका कौन सा था, सेकंड है, इसका सेकंड था। इसका जो थर्ड है, वो थर्ड क्या है, थर्ड बोल रहा है कि भाई ए क्रॉस बी यूनियन सी। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, बी यूनियन सी निकालोगे, तो 3 4 5 6 हो जाएगा। यहाँ से बी यूनियन सी क्या प्राप्त होगा आपको, 3 4 5 6 प्राप्त होगा। ओके, अब करना क्या है आपको, इसमें ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है। ए, अब इसमें करना क्या है कि जो ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट है, इस ए वाले पार्ट को काट के गुणन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो क्या करोगे आप, सीधा, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी इक्वल, यानी ए में एम अवयव है, बी में एन अवयव है, तो टोटल एम इंटू एन, एम एन के इक्वल होता है। 3 इसमें है और इसमें कितने हैं, 4 है, तो टोटल कितने हैं, 12 हो गए। इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पर समुच्चय में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज भी याद रखना। तो इस ये आप कर सकते हो जिस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन किया था। कैसे करेंगे कि भाई 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 3 3 4 3 5 3 6, इस प्रकार से हो जाएगा। जो मैंने बोला है ना, वही इसका आंसर है। आगे देखो, कुछ चीजें बोल के भी कंप्लीट की जा सकती है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या बोल रहा है कि समझ में आना चाहिए आपको, और सब चीजें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए क्रॉस भी देखो आप, ए क्रॉस भी निकालोगे यहाँ से, तो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ये ए क्रॉस भी निकलेगा। अब उस पार्ट के समुच्चय को लिखो आप। अब देखो ए क्रॉस सी कैसे निकालोगे कि भाई ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है, फिर ये वाला इसके साथ, 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 ये वाला इसके साथ। इन दोनों के पार्ट को आपको क्या करना है, एक जगह लिखना है। जैसे मैं ए क्रॉस बी निकाल के बता देता हूँ आपको। ए क्रॉस बी निकालोगे आप यहाँ से, तो आपको प्राप्त क्या होगा वो दिखा देता हूँ मैं। जैसे आपको प्राप्त होगा 1 3 1 4, ठीक है, ये एक समुच्चय बनेगा पूरा।
2 3 2 4 3 3 3 4। मैंने बोला वो मैंने लिख के दिखा दिया। ये आपका ए क्रॉस बी है। अब यूनियन करोगे आप ए क्रॉस सी, यानी इस वाले पार्ट में जो एलिमेंट आएंगे उनका आप यूनियन करोगे। पर हाँ, आपको समुच्चय में मैंने सिखाया था कि कोई भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए समुच्चय के अंदर, वो वाली चीज आप याद रखना। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। आपका थर्ड एग्जांपल इस प्रकार से पूरा होता है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या बोल रहा है कि पी दे रखा है हमारे पास 1 2, तो समुच्चय पी क्रॉस पी यानी त्रिविमीय समष्टि में देखना है इस चीज को। देखो फोर्थ एग्जांपल देखो, यहां से क्या बोल रहा है फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल बोल क्या रहा है, देखो यहां से हमारे पास दे रखा है भाई कि पी दे रखा है, कोई भी समुच्चय है पी 1 2, ठीक है ओके। तो समुच्चय निकालना में पी यानी त्रिविमीय समष्टि में निकालना है इसको। जब भी आपको त्रिगुणन दे दे यानी त्रिविमीय का गुणन दे दे तो वो क्या है, एक तरीके से त्रिविमीय समष्टि में है। अपन जो दो का कर रहे थे वो द्विविमीय समष्टि में था, ठीक है। अब देखो यानी अब देखो यहाँ से 1 2 को हम कैसे निकालेंगे, इसका निकलेगा। सबसे पहले आप ऐसे सोच लो कि p क्रॉस p निकाल रहे हो, तो निकालो, कैसे निकालोगे 1 1 ओके। सेकंड क्या निकालोगे 1 2 2 1 2 2, इस प्रकार से निकालोगे। अब क्या करना है हमें, ये क्या, अब p क्रॉस p एक और p है। अब यहाँ से देखो आप क्या प्राप्त होगा आपके पास, यहाँ मैं एक्स्ट्रा में लिख देता हूँ आपको 1 2, ठीक है। ये हमारा जो त्रिविमीय प्राप्त होगा 1 1 1 ओके। सेकंड देखो हमारे पास क्या प्राप्त होता है 1 1 2, ठीक है। थर्ड देखो हमारे पास क्या प्राप्त होता है 1 2 1 1 2 2, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त होगा। आगे देखो, आगे प्राप्त होगा मेरे पास 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2। अब इसमें कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है, वो चीज देख लो। और जो रिपीट नहीं कर रहा है वो सारी चीजें इसी के अंदर आएगी। मैंने क्या किया, 1 के साथ सभी को लिखा, फिर मैंने 2 के साथ सभी चीजों को लिखा। इस प्रकार से हो गया 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2, और इसको समुच्चय के अंदर लिख दो आप। रिपीट वाली चीज नहीं होनी चाहिए, रिपीट के अलावा सभी चीजें ठीक है। इस प्रकार से हम चीज को इसको लिख सकते हैं। ये वाला इसका आंसर है, यानी p क्रॉस p के रूप में इस चीज को ऐसे त्रिविमीय समष्टि के रूप में लिखा जा सकता है। आगे देखो, कैसे क्या करते हैं। हाँ आगे देखो, आपके पास पांचवा एग्जांपल क्या दे रखा है, पांचवा एग्जांपल दे रखा है कि यदि r समस्त वास्तविक संख्याओं यानी समस्त रियल नंबर का सेट दे रखा है, तो कार्तीय गुणन r क्रॉस r और r क्रॉस का तो दिखाएगा द्विविमीय समष्टि को, और r क्रॉस r यानी 3 बार r का जो कार्तीय गुणन होगा वो किसको दर्शाएगा, त्रिविमीय समष्टि को। इसमें दे रखा है कि जिसका प्रयोग द्विविमीय समष्टि के बिंदुओं को तथा r क्रॉस r का प्रयोग त्रिविमीय समष्टि के बिंदु को दर्शाता है। जहां मैंने बताया था कि x y और जो z है वो बिलोंग्स टू r, वो तो रियल नंबर में होंगे ही x y z। किस प्रकार से लिख सकते हो आप इसको, जैसे x y z x y z बिलोंग्स टू r। इस प्रकार से त्रिविमीय समष्टि की बात हो रही है यहाँ पे। त्रिविमीय समष्टि वो दर्शाता है द्विविमीय समष्टि को। थ्योरेटिकल है ये, अपन ने किया है इससे पहले क्वेश्चन। पांचवा एग्जांपल था आपका एक जो कंप्लीट हो चुका। छठवा क्या बोल रहे हैं, छठवा एग्जांपल है भाई आपके पास है कि a क्रॉस b, हमारे पास क्या दिया हुआ है, a क्रॉस b दिया हुआ है p q, आगे दे रखा है p r, आगे दे रखा है m q ओके, आगे दे रखा है m r। ये चीजें दे रखी हैं।
हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें बोल रहा है ये कि ए और बी को ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ए और बी को ज्ञात करना। हमने बोला था कि x बिलोंग्स टू ए, x की जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए में बिलोंग करेंगे, y बिलोंग्स टू b। x के सारे एलिमेंट p m m, यानी कि p और m तो क्या है, x के एलिमेंट है, ठीक है, ये तो x के हैं। और y की बात करें, y के हैं q r, ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ओके, समुच्चय में ये आपका छठवां एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। समझने वाली बात तो ये थी कि युग्मों को, कर्मित युग्मों को, अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस प्रकार से मैं इसका कार्तीय गुणन कर रहा हूँ और किस प्रकार से इसके मैं कर्मित युग्म बना रहा हूँ। बस ये चीज थी। अब इसमें डोमेन हो गया, रेंज हो गया, वो चीज हम समझ लेंगे किस प्रकार से निकालते हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा बताते हैं कि किस प्रकार से हम इस चीजों को सोल्व करते हैं। बाकी और चीजें तो मैंने डेफिनेशन के माध्यम से समझाई दी। आपका 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात है, शॉर्टली करेंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं इसमें। x/3 + 1, ये मेरे पास दे रखा है, प्लस है, सॉरी यहाँ पे आएगा y - 2/3, वो किसके इक्वल है, यानी कर्मित युग्म दे रखा है और वो इक्वल दे रखा है, तो वो युग्म इक्वल दे रखे हैं तो वो तो संगत घटक तो बराबर होंगे ही होंगे। देखो यहाँ से x/3 + 1 इक्वल होगा 5/3 के, और यहाँ से y - 2/3 किसके इक्वल होगा, 1/3 के। यहाँ से हमें 1 क्या प्राप्त होगा, y तो प्राप्त होगा 1, x का देखो थोड़ा, x का क्या प्राप्त होता है, x/3 दे रखा है, x/3 को इस साइड ले, -5/3 -1 दे रखा है, तो x - 5 बराबर कितना हो गया, -3, x बराबर हमें 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन थोड़ा समझ लो, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मैं बोल के बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे कंप्लीट होगा, वो चीजें हैं। देखो आगे आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, ठीक है, मान लिया, तो समुच्चय बी 3 4 5 है, तो a क्रॉस b में अवयव की संख्या, भाई मैंने बोला था कि जब भी आप a क्रॉस b निकालो, a में अगर n अवयव हैं, b में अगर n अवयव हैं, तो टोटल m × n अवयव होंगे। तो इसमें 3 है, उसमें 3 है, 3 तिया 9 प्राप्त हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर कितना आएगा, 9 आंसर आएगा। ओके, यानी सेकंड का आंसर क्या आएगा, 9 आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई कि g दे रखा मेरे पास 7 8। अब ये तीसरा क्वेश्चन कराने की खास जरूरत है, क्योंकि जो थर्ड क्वेश्चन है उससे उसी बेस पे मैंने 2-3 एग्जांपल करवा दिए। देखो फिर भी जी दे रखा मेरे पास 7 8, मैं बोल के बता दूंगा इस चीज को। ये कोई समुच्चय में दे रखा है, s दे रखा मेरे पास 5 4 2, 5 4 2, ये दे रखा है। अब g क्रॉस h आपको पता है कैसे निकालोगे भाई, g का प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ देखो कैसे लिखोगे, 7 5 7 4 कर्मित युग्म के रूप में 7 2। ओके, आगे देखो 8 5 8 4 8 2, इस प्रकार से लिखोगे और पूरे का समुच्चय बना देना। इस प्रकार से g क्रॉस h है, और इसी प्रकार से अगर h क्रॉस g निकालोगे आप, तो टर्म चेंज कर देना, x की जगह y वाली टर्म लिख देना, सेम h क्रॉस g फाइंड आउट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या था, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक सत्य अथवा असत्य बताना है, ठीक है। यदि कथन असत्य है तो कथन को सही बनाकर लिखिए, लिख देंगे। फर्स्ट देखो, फोर्थ का फर्स्ट क्या बोलना चाह रहा है, वह बोलना चाह रहा है कि यदि p क्या है, m n के इक्वल है, सो q किसके इक्वल है, n m के। अब इसमें बोल रहा है ये, इसमें क्या बोल रहा है ये कि p क्रॉस q m n और n m उसके इक्वल है। क्या दे रखा है, m n और n m इसके इक्वल है। अब देखो मैं इसको p क्रॉस q निकालो, मैं ऐसे m n
भाई गलत है, सत्य कथन बताना था, सत्य सत्य तो मैं अब लिख रहा हूँ वो सत्य हो गया ना, एन 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 एन, ठीक है। क्या ये इसके इक्वल नहीं है, असत्य कथन था, मैंने इसको सत्य कर दिया। पी क्रॉस क्यू को क्या कर दिया, मैंने फाइंड आउट कर दिया किस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखो, जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, हाँ फोर्थ का सेकंड में भी और भी अरिक्त समुच्चय है, और भी आपके पास कोई भी अरिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी कर्मित युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार एक्स ए में बिलोंग करेगा, वाई बी में बिलोंग करेगा, बिल्कुल सही बात है। एक्स वाली टर्म मैंने पहले ही बताया था, डेफिनेशन ही है ये, तो एक तरीके से कि एक्स वाली टर्म ए में बिलोंग करेगी तथा वाई वाली टर्म बी में बिलोंग करेगी, बिल्कुल सही है। थर्ड देखो, A12 है B34 है, तो क्या A क्रॉस, ये बुक होनी चाहिए आपके पास देखने के लिए, मैं बोल देता हूँ कुछ क्वेश्चनों को, उसके लिए समझ में आ जाए आपको। 1 2 है, ओके, फिर क्या है 3 4 है, ओके। अब निकालना क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन, ओहो भाई बिल्कुल सही है भाई। क्या है देखो कि यहाँ पे जो B इंटरसेक्शन 5 है, अब B इंटरसेक्शन 5 निकालोगे आप तो B इंटरसेक्शन 5 यानी B और 5 में कॉमन पार्ट क्या है, 5 तो है, और किसी फाई का अगर एक के साथ आप काट के गुणन करते हो तो फाई प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा यार, जब कोई चीज है ही नहीं तो उसके साथ क्या काट के गुणन करोगे आप, बताया था ना मैं, जब तक मैथमेटिक्स में कोई चीज फेल नहीं है तब तक वो पास ही पास है। इस प्रकार से ये क्या हो गया फाई, ये जो चीज है ही नहीं उसका क्या निकालोगे आप, इस प्रकार से आपका क्या हो गया फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। 5 देखो, -1 1 तो A क्रॉस A ज्ञात कीजिए। ये वाला सेम क्वेश्चन है वो एग्जांपल 4 के जैसा है, एग्जांपल 4 के जैसा है ये वाला। -1 1 को A क्रॉस A त्रिविम में समष्टि के रूप में लिखना है, -1 एक तो ये वाली टर्म प्राप्त हो जाएगी, -1 1 1 -1 1 1, यानी ये वाली जो टर्में हैं कैसे प्राप्त होगी, देखो मेरे पास कोई भी A दे रखा था, मेरे पास क्या -1 and 1, ठीक है, ये दे रखा है। अबे मैं क्या करूंगा, इसका काटते गुणन कर मैं दूसरे एक के साथ करूंगा, -1 1 मेरे पास है, क्या प्राप्त होगा -1 ओके, -1 1 ओके, 1 -1 ओके, 1 1 ओके, ठीक है। अभी द्विविमीय समष्टि के रूप में, अब इसे मुझे त्रिविमीय समष्टि के रूप में A क्रॉस A के रूप में फाइंड आउट करना है। इस रूप में फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि 1 और -1 के साथ एक बार और, -1 और 1 के साथ एक बार और इसको करते हैं युग्मों के रूप में। कैसे करेंगे, -1 एग्जांपल है, जस्ट एग्जांपल के जैसा ही है, आप कर लोगे आराम से, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं इसमें। -1 -1 1 -1 1 1, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या तरीका है, 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1, ये दे रखा है। अब इस चीज में आप एक चीज देख लेना, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट वाली टर्म हटा देना भाई, रिपीट वाली टर्म हटा देना, बाकी चीजें चल जाएगी, ठीक है भाई। ये आपका सॉल्यूशन है, इस प्रकार से हम इस चीज को लिख सकते हैं। समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जांपल में मैंने करवा दिया तो इस चीज को बार बार समझने की क्या जरूरत है। जो चीज आपको एग्जांपल में कंप्लीट हो गई, त्रिविमीय समष्टि में रूप में मैंने करवा दिया था, तो बार बार क्यों कर रहे हो आप। पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। छठवां देखो, आपके पास है कोई भी A क्रॉस B दे रखा है, ठीक है सर, दे रखा है बिल्कुल, AX ओके, AY ओके, BX ओके, BY ओके, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, x की टर्म A तथा B ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि A क्या होता है, कि भाई जो x की टर्म होती है वो A होता है, हमें यहाँ पे x टर्म A B दे रखी है, ये क्या है A। अब B फाइंड आउट करने के लिए y बिलोंग्स टू B, यानी y की टर्म फाइंड करनी है x y। इस प्रकार से ये एग्जांपल था, मैंने करवा दिया था आपको, एग्जांपल के जैसे क्वेश्चन है, हर चीज बार बार रिपीट करने की नहीं होती, ठीक है। इस प्रकार से आपका छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां है
कि कोई सेट ए दे रखा है, वो 1 2 है, बी 1 2 3 4 है, सी है, सी से 8 है 5 6, तो डी 5 6 7 8 सत्यापित कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब जब आप इसमें बुक में देखना, आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो बी इंटरसेक्शन सी में कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा, वो 5 होगा। तो आप 5 को किसी भी साथ काटते गुणन करोगे तो 5 प्राप्त होता है। तो ये वाली टर्म इस अगले वाली टर्म की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। जो थर्ड सेकंड है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, यानी ए क्रॉस सी निकालोगे आप, प्रत्येक का एलिमेंट निकालोगे ए क्रॉस सी का, फिर प्रत्येक एलिमेंट बी क्रॉस डी का निकालोगे, तो आप देखोगे क्या बी क्रॉस डी में ए क्रॉस सी का प्रत्येक एलिमेंट है। ये अगर ये उपसमुच्चय समुच्चय में मैंने इसको बहुत बारीक तरीके से जोड़ दे दे के बताया, ताकि भाई कोई चीज कब किस चीज का उपसमुच्चय होती है, कि या कोई सेट किस सेट का कब उपसमुच्चय होता है, यानी ये बेसिक चीज है, ये भी होने वाली बात है। 8वां क्वेश्चन देखो, मान लीजिए कि आपके पास 1 2 है, बी 3 4 है, ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। 8वां देखो, 8वां क्या है, ये वाली चीज मैं करवा देता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट बार आई है आपके सामने। 1 2 है, बी आपके पास क्या है 3 4 है, ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। किसी भी उपसमुच्चय निकालने के लिए क्या निकाल 2 की पावर n फॉर्मूले में होता है, तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय निकाल रहे अपन, उनकी संख्या 2 की पावर 4 होगी। ए क्रॉस बी की संख्या तो 4 है ही, आप ये मत सोच लेना कि मैंने ए क्रॉस बी को ही 2 की पावर 4 के रूप में कैसे लिख दिया, ना जी ना, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर 4 है, आप ये साथ समझना। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट होता है। एंड 9वां 10वां ये लास्ट दो क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। 9वां देखो भाई, कि मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय हैं जहां n ऑफ a 3 n ऑफ b 2, यदि x1 y2 z1 a क्रॉस b में है तो a और b ज्ञात कीजिए जहां x y z क्या है, भिन्न भिन्न है। देखो क्या बोल रहा है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, a फाइंड करना है। a फाइंड करने के लिए क्या है, x y z सीधा ही दे रखा है यार, क्वेश्चन में ही दे रखा है। x की जो वैल्यू होगी, मतलब जो उसके डोमेन होगा, ऐसे सोचो उसका जो डोमेन है वो सभी a को देखेंगे और जो रेंज है वो सभी y को इक्वल होंगे। ये वाली चीजें इजीली हो जाएगा, x y z क्या हो जाएंगे, यहाँ से a के इक्वल हो जाएंगे, b हो जाएगा 1 2। ठीक है, कार्तीय गुणन 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये 10वां। कार्तीय गुणन दे रखा है मेरे पास a क्रॉस a, a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं, जिनमें -1 0 0 1 भी है। तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे भाई समुच्चय ए, देखो कैसे करेंगे यार, जब मेरे पास ये x की वैल्यू है, क्या है x की वैल्यू, तो a -1 और 0 तो मुझे प्राप्त हो गया, पर 3 एलिमेंट प्राप्त होना जरूरी था। अब तीसरा एलिमेंट आप देखो, ये 0 क्या है 0 और ये क्या है 1, ये y 1, ये मैंने 1 इसलिए लिखा क्योंकि दोनों a क्रॉस a है, दोनों के समान एलिमेंट है, यानी ये दोनों समान समुच्चय हैं। ए ए ये समान है, ए ए समान है, तब मैंने 1 लिखा है। समझो कैसे लिखा है मैंने 1, कि भाई कोई भी समुच्चय दे रखा था मेरे पास, कोई भी समुच्चय दे रखा था, जैसे मान लो मेरे पास कोई समुच्चय ए दे रखा है, ठीक है, कोई दूसरा समुच्चय भी मेरे पास क्या दे रखा है, वही ए दे रखा है, दोनों समान समुच्चय हो गए भाई, दोनों समान समुच्चय हो गए, यानी उल्टा सुल्टा ही हो रहा है। यानी जो यहां से देखो आप, इसका जो x है -1 है, इसका जो x है 0 है, यानी इसका जो प्रत्येक एलिमेंट होगा ना वो a के अंदर होना चाहिए। ये 1 है ना, वो भी a का ही एलिमेंट है, तो इस प्रकार से इसके 3 एलिमेंट हो जाएंगे। a क्रॉस a के कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 3 एलिमेंट, ओ 9 एलिमेंट है, पर एक अकेले a के 3 एलिमेंट होंगे, -1 0 1, इस प्रकार से -1 0 1 और इस प्रकार से -1 0 1। ठीक है, ये ए दूसरा सेट, ये एक ए दूसरा सेट। अब इनका आप कार्तीय गुणनफल निकालोगे तो कैसे लिखोगे भाई, -1 ठीक है, ऐसे लिख देना आप, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, -1 0। अब यही चीजें बारी बारी से थोड़ी ना करोगे आप, -1 1, ठीक है, आगे देखो 0 -1 0 0 और 0 1, आगे देखो 1 -1 1 0 1 1,
ये इसको पूरा सेट में बंद कर दो। इस प्रकार से इसके 9 एलिमेंट थे जो मैंने आपको लिख के बता दिए। इस प्रकार से क्या है आपकी 2.1 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने बात की भाई कि समुच्चय से पहले हमने अध्ययन कर लिया था। अब समुच्चय के बाद में संबंध एवं फंक्शन जो आपका चैप्टर 2 था, इस चैप्टर को समझने के लिए हमें युग्मों की आवश्यकता पड़ रही थी। भाई युग्म क्या होता है, समुच्चय का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। तो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल हमने अध्ययन किया। 2.1 में समुच्चय का कार्तीय गुणनफल दे रखा था, वो हमने अध्ययन किया। कैसे क्या युग्म होता है, कैसे क्या उनके युग्मों के बीच, जो कनिमित युग्मों के बीच दो एलिमेंट होते हैं उनमें कैसे क्या रिलेशन होता है, कैसे क्या विशेष रिलेशनों के बाद वो फलन बनता है, वो सभी चीजें आगे पढ़ेंगे। पर हमें युग्म की आवश्यकता थी तथा कार्तीय गुणनफल की आवश्यकता थी। तो इस बेस पर 2.1 में जितने भी एग्जाम्पल तथा क्वेश्चन थे वो सभी हमने कर लिए हैं। इस प्रकार से आपकी 2.1 की प्रत्येक एग्जाम्पल तथा प्रत्येक क्वेश्चन हो गया है। कोई भी क्यूरी रहे तो कमेंट कर देना, ठीक है भाई। आपका कंप्लीट हो गया है 2.1, इतना ही था 2.1 में। नेक्स्ट 2.2 है रिलेशन, वो स्टार्ट करेंगे।